ऐतिहासिक व्यक्तित्व। बुद्ध घोष। बौद्ध ग्रंथों का सबसे बड़ा टीकाकार बुद्ध घोष को माना जाता है। इसके द्वारा लिखित ग्रंथ विशुद्धिमग्ग है। ये ग्रंथ हीनयान शाखा का है। बौद्ध आचार्य बुद्ध घोष का जीवन चरित्र गंधवंश, बुद्ध घोषोपत्ति, सधम्म संग्रह आदि में मिलता है। प्रमुख तथ्य। बुद्ध घोष की रचना धर्म कीर्ति के अनुसार उसका जन्म बिहार के अंतर्गत गया में बोधि वृक्ष के समीप ही कहीं हुआ था। वो बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली था और उसने अल्पावस्था में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। योग का भी अभ्यास किया। फिर वो अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए देश में परिभ्रमण व विद्वानों से वाद विवाद करने लगा। बौद्ध धर्म में दीक्षा एक बार वो रात्रि विश्राम के लिए किसी बौद्ध विहार में पहुंच गया। वहां रैवत नामक स्थविर से बाद में पराजित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। तत्पश्चात उसने त्रिपिटक का अध्ययन किया। उसकी असाधारण प्रतिभा एवं बौद्ध धर्म में श्रद्धा से प्रभावित होकर बौद्ध संघ ने उसे बुद्ध घोष की पदवी प्रदान की। उसी विहार में रहकर बुद्ध घोष ने ज्ञानोदय नामक ग्रंथ भी रचा। ये ग्रंथ अभी तक मिला नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने अभिधम्म पिटक के प्रथम नाग धम्म संगणी पर अट्ठसालिनी नामक टीका लिखी। उन्होंने त्रिपिटक की अट्ठकथा लिखना भी आरंभ किया। पाली अट्ठकथाओं के कर्ता आचार्य बुद्ध घोष का नाम पाली साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। पृष्ठ संख्या 67। परांतक प्रथम। परांतक प्रथम 907 से 953 ईस्वी आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद 907 ईस्वी में चोल राजवंश की राजगद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को जारी रखा। प्रमुख तथ्य। परांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय पर आक्रमण किया। पांड्य नरेश ने सिंहल के राजा की सहायता प्राप्त की, परंतु परांतक ने दोनों की सम्मिलित सेनाओं को बेल्लूर के युद्ध में हरा दिया। मदुरै पर परांतक का अधिकार हो गया तथा उसे मदुरै कोंड की उपाधि ग्रहण की। उसने पल्लवों की बची खुची शक्ति को समाप्त किया और बैदुम्बों तथा बाणों को जीता। इस प्रकार 1930 ईस्वी तक परांतक ने पश्चिमी घाट के चेर राज्य को छोड़कर उत्तरी पेन्नार से कुमारी अंतरीप तक के संपूर्ण प्रदेश पर अपना एक छत्र अधिकार स्थापित कर लिया। परंतु परांतक को अपने शासनकाल के अंत में राष्ट्रकूटों से पराजित होना पड़ा। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय ने गंग राज्य को जीतने के बाद चोल राज्य पर आक्रमण किया। तक्कोलम के युद्ध में उसने चोल सेना को बुरी तरह परास्त कर तोडमंडलम पर अधिकार कर लिया। इससे परांतक की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि उत्तर तथा दक्षिण के सामंतों ने इस विपत्ति का लाभ उठाते हुए अपनी अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी। परांतक प्रथम ने भूमि का सर्वेक्षण कराया और अनेक यज्ञ करने एवं मंदिर बनवाने का श्रेय भी परांतक को ही जाता है। उसके उत्तर मेरुर लेख से चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। परांतक की मृत्यु के बाद 30 वर्षों 1955 से 1958 ईस्वी का काल चोल राज्य के लिए दुर्बलता एवं अव्यवस्था का काल रहा। उसके उत्तराधिकारी मंदरादित्य की रुचि धार्मिक कार्यों में अधिक थी। उसकी मृत्यु के समय चोल राज्य अत्यंत संकुचित हो गया। राजा बीरबल। बुद्धिमान, हाजिर जवाब और लोगों को लाजवाब कर देने वाले शहंशाह अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार उसका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के ओरछा नामक स्थान था। बीरबल का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उसका वास्तविक नाम महेश दास था। 1556 से 1562 में अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में कवि के रूप में नियुक्त किया था। बीरबल का मुगल साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसीलिए उन्हें महान मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक कहा जाता था। प्रमुख तथ्य। सम्राट की सेवा में आने के कुछ वर्षों बाद अकबर का परम मित्र बन गया।
तथा अकबर के कृपा पात्र दरबारी विदूषक के रूप में सुप्रसिद्ध हो गया। अपनी प्रत्युत्पन्न मति, वाक्पटुता, चतुराई, स्वामी भक्ति तथा स्वाभाविक योग्यताओं के कारण उसने अकबर के नवरत्नों में स्थान प्राप्त कर लिया। उसमें हास्यरस और हाजिर जवाबी का अप्रतिम गुण था। इस गुण पर आधारित उसके चुटकुले आज भी बड़े चाव से सुनाए जाते हैं। बीरबल 2000 का मनसबदार था। सम्राट ने 1586 में उसे न्याय विभाग का उच्चाधिकारी नियुक्त किया था तथा उसे राजा की पदवी से विभूषित किया था। 1586 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विद्रोह लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। अबुल फजल तथा बदायूनी के अनुसार उसकी मृत्यु पर अकबर को काफी शोक पहुंचा था। इस प्रसंग में एक बात ध्यान देने योग्य है कि अकबर द्वारा स्थापित दीन इलाही को मानने वाला बीरबल एकमात्र हिंदू था। बीर चिलाराय। बीर चिलाराय 1510 से 1571 ईस्वी असम के कोच राजवंश के एक सेनापति अर्थात जनरल थे और अपने बड़े भाई नर नारायण के साम्राज्य विस्तार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कोच राजवंश के संस्थापक शासक महाराजा विश्व सिंह के पुत्र थे। प्रमुख तथ्य: 1515 ईस्वी में महाराजा विश्व सिंह ने कोच राजवंश की स्थापना कर असम के इतिहास में एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। पूर्णिमा के दिन जन्मे बीर चिलाराय, जिन्हें शुक्ला ध्वज भी कहा जाता है, महाराजा विश्व सिंह के तीसरे पुत्र थे। अपने भाइयों के साथ ही उन्होंने भी युद्ध कला और सैन्य रणनीति के विशिष्ट गुण सीखे। शुक्ला ध्वज को चिलाराय की उपाधि प्राप्त हुई क्योंकि उनके सैन्य हमलों को उनकी चीला अर्थात पतंग जैसी गति के लिए जाना जाता था। उनके साहस और सैन्य कौशल ने उनके बड़े भाई महाराजा नारा नारायण के साम्राज्य का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराजा नारा नारायण की सेना का प्रधान सेनापति होने के नाते चिलाराय ने कोच राजवंश के विस्तार में अभूतपूर्व कार्य किया और युद्ध के मैदान में उनका सैन्य कौशल असम में जन जन के बीच प्रसिद्ध हो गया। पश्चिमी भारत में एक अभियान के दौरान चेचक की बीमारी के कारण गंगा नदी के तट पर 1577 ईस्वी में बीर चिलाराय की मृत्यु हो गई। वर्ष 2005 से असम सरकार द्वारा बीर चिलाराय की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जा रहा है। असम सरकार प्रत्येक वर्ष बहादुरी के लिए बीर चिलाराय पुरस्कार को राज्य के सर्वोच्च सम्मान के रूप में प्रदान करती है। महात्मा हंसराज। लाला हंसराज अविभाजित भारत के पंजाब के आर्य समाज के एक प्रमुख नेता एवं शिक्षाविद थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से महात्मा हंसराज काफी प्रभावित हुए थे। पंजाब भर में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों की स्थापना करने के कारण उनकी कीर्ति अमर है। प्रमुख तथ्य: महाराजा हंसराज का जन्म 19 अप्रैल 1864 ईस्वी को पंजाब प्रांत के होशियारपुर के बजवाड़ा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। माता का नाम श्रीमती गणेश देवी था। 12 वर्ष की आयु में उनके पिता चुन्नीलाल के निधन के पश्चात उनका लालन पालन बड़े भाई मुल्कराज ने किया था। विलक्षण प्रतिभा के धनी लाला हंसराज की आरंभिक शिक्षा गांव बजवाड़ा के स्थानीय विद्यालय में हुई थी। तत्पश्चात राजकीय कॉलेज लाहौर से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की थी। वर्ष 1985 में जब वे अपने बड़े भाई मुल्कराज के यहाँ रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उन्हीं दिनों लाहौर में स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़ी सत्संग में भाग लेने का मौका मिला। उस सत्संग के दौरान लाला हंसराज के जीवन पर स्वामी दयानंद के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। तत्पश्चात युवा लाला हंसराज ने अपना जीवन सदा के लिए समाज सेवा में समर्पित करने का फैसला किया। पृष्ठ संख्या 68। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती के निधन के पश्चात उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर श्रद्धांजलि स्वरूप 1885 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की। तत्पश्चात डीएवी सोसाइटी ने
1 जून 1886 ईस्वी को लाहौर में डीएवी महाविद्यालय की स्थापना की। राजस्थान के बीकानेर में वर्ष 1895 ईस्वी में आए भीषण अकाल में उन्होंने लोगों की मदद की तथा ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन को भी रोकने में सफलता पाई। वे जोधपुर भी आए, अकाल में लोगों की सहायता की तथा हजारों अनाथ बच्चों को आर्य समाज के आश्रम में लाकर पालन पोषण का जिम्मा लिया। तत्पश्चात उन्होंने 1905 ईस्वी में गुजरात के कांगड़ा में, 1935 ईस्वी में तत्कालीन पाकिस्तान के क्वेटा तथा 1934 ईस्वी में बिहार में पीड़ितों की सेवा और सहायता में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इस प्रकार महात्मा हंसराज ने अपने जीवन काल में प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, प्लेग, मलेरिया, भूकंप, बाढ़ आदि के क्षेत्रों में पीड़ितों की सेवा करते रहे। हमारी स्मृतियों में हमेशा रहने वाले महात्मा हंसराज 15 नवंबर 1938 ईस्वी को चिर निद्रा में लीन हो गए। दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख 15 जुलाई 1909 से 9 मई 1981 भारत की स्वतंत्रता सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री चिंतामण राव देशमुख की पत्नी थीं। आंध्र प्रदेश से स्वाधीनता समर में सर्वप्रथम कूदने वाली महिला दुर्गाबाई का जन्म राजमुंदरी जिले के काकीनाडा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता श्रीमती कृष्णवेनम्मा तथा पिता श्री रामाराव थे। पिता का देहांत तो जल्दी ही हो गया था, पर माताजी की कांग्रेस में सक्रियता से दुर्गाबाई के मन पर बचपन से ही देश प्रेम एवं समाज सेवा के संस्कार पड़े। प्रमुख तथ्य। दुर्गाबाई के बाल्यकाल के दिनों में बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजा जाता था, पर दुर्गाबाई में पढ़ने की लगन थी। उन्होंने अपने एक पड़ोसी अध्यापक से हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया। उन दिनों हिंदी का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग था। दुर्गाबाई ने शीघ्र ही हिंदी में इतनी योग्यता अर्जित कर ली कि उन्होंने 1923 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय खोल दिया। अब दुर्गाबाई सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगीं। वे अपनी मां के साथ घूम घूम कर खद्दर बेचा करती थीं। नमक सत्याग्रह में उन्होंने प्रसिद्ध नेता टी प्रकाशम के साथ भाग लिया। 25 मई 1930 को वे गिरफ्तार कर लीं और 1 वर्ष की सजा हुई। सजा काटकर बाहर आते ही फिर आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः गिरफ्तार करके 3 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। जेल की इस अवधि में दुर्गाबाई ने अपना अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाया। बाहर आने पर दुर्गाबाई ने मद्रास विश्वविद्यालय में नियमित अध्ययन आरंभ किया। वे इतनी मेधावी थीं कि एमए की परीक्षा में उन्हें 5 पदक मिले। वहीं से कानून की डिग्री ली और 1942 में वकालत करने लगीं। कत्ल के मुकदमे में बहस करने वाली वे पहली महिला वकील थीं। दुर्गाबाई 1946 में लोकसभा और संविधान परिषद की सदस्य चुनी गईं। उन्होंने अनेक समितियों में महत्वपूर्ण योग दिया। 1952 में दुर्गाबाई ने सीडी देशमुख के साथ विवाह कर लिया। वे अनेक समाजसेवी और महिलाओं के उत्थान से संबंधित संस्थाओं की सदस्य रहीं। योजना आयोग के प्रकाशन भारत में समाज सेवा का विश्वकोश उन्हीं की देखरेख में निकला। 1953 में दुर्गाबाई देशमुख ने केंद्रीय सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष चुनी गईं। दुर्गाबाई देशमुख ने आंध्र महिला सभा, विश्वविद्यालय महिला संघ, नारी निकेतन जैसी कई संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए अथक प्रयत्न किए। आंध्र के गांवों में शिक्षा के प्रसार हेतु उन्हें नेहरू साक्षरता पुरस्कार दिया गया। उन्होंने अनेक विद्यालय, चिकित्सालय, नर्सिंग विद्यालय तथा तकनीकी विद्यालय स्थापित किए। उन्होंने नेत्रहीनों के लिए भी विद्यालय, छात्रावास तथा तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोले। दुर्गाबाई देशमुख ने द स्टोन यू स्पीक इट नामक एक पुस्तक की रचना की। उनकी आत्मकथा चिंटमान और मैं, उनकी मृत्यु 1981 में 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। नारसनपेटा, श्रीकाकुलम जिले में उनकी मृत्यु हो गई। पृष्ठ संख्या 69।